दोस्तों को नमस्कार, मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं क्रिएटिव स्टडी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने वादा किया था आपसे, आपकी पढ़ाई का जी सिलसिला जारी रहेगा और हम लोग आपके लिए आज लेके आए हैं क्लास 11 का अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर। जी हाँ, इस सैंपल पेपर के अंदर बेटा वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि वो पैटर्न दिया गया है जो आपके हूबहू मिड टर्म के अंदर आपके आने वाला है। और जिस बच्चे ने सैंपल पेपर को कर लिया, मैं आपको गारंटीड बात बता रहा हूँ भाई साहब, उसके नंबर आना तय है, उसके मार्क्स आने से कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चों, आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना पड़ेगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्वेश्चन की वैरायटी को समझना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर वो सारी वैरायटी कवर करी गई हैं जो कि आपके मिड टर्म के एग्जाम में आने वाली है। और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझने की कोशिश करना, क्योंकि अकाउंटेंसी को लोग बाग जनरली समझ लेते हैं कि भाई साहब ये कौन सा सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। नहीं, यहाँ पर आपके 11th के अंदर भाई थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग लगभग लगा लो थ्योरी का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल के आसपास भटकता है। यानी कि अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो आप ये मान के चलिए एटलीस्ट 35 मार्क्स की थ्योरी आएगी। 35 मार्क्स की आपकी थ्योरी आएगी, तो भाई आपको थ्योरी को भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा महाकाल के नाम पे। ठीक है भाई, तो चलिए बेटा, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग और शुरुआत करेंगे अपने क्या बेटा क्लास 11 का अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर। एंड को लाइक किसके नाम पे बेटा, महाकाल के नाम पे। जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया भाई, सब्सक्राइब कर लो कर लो कर लो। पता है क्यों कर लो? क्योंकि भैया हमारी जो वीडियोस हैं वो लगातार अपलोडेड होती आ रही है, लगातार इन्फॉर्मेशन आती आ रही है। बहुत सारे बच्चे उसको क्या होता है कि बहुत बारी नहीं पता लग पाता कि वीडियो कब आई कब नहीं आई। तो वही उन बच्चों के लिए जिनको भैया हमारे साथ जी हाँ स्टडी करनी है, हमारे साथ पढ़ाई करनी है, उनके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ठोकना लाइक किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। ठीक है भाई, चलिए मेरे बच्चों शुरुआत करेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि द वाउचर्स, जी हाँ, which are prepared for the transaction not involving the cash, that is non cash transaction। मतलब कि सर एक ऐसा वाउचर है, ये वाउचर चैप्टर सही है कि ऐसा वाउचर है जिसके अंदर मेरे बेटे हम लोग उस वाउचर की बात कर रहे हैं जो कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन होता है। यानी कि बेसिकली अगर मैं बात करूं तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो ये ना तो ये क्रेडिट वाउचर होता है, ऑब्वियस सी बात है सर। उसके अंदर क्या होता है मेरे बच्चे, क्रेडिट वाला आइटम आता है, वो अमाउंट वाला आइटम आता है। मेरे बेटा अगर मैं बात करूं, ना तो यूनिलेटरल है ना बच्चे टोकन है। टोकन वोकन कुछ ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना तो यूनिलेटरल एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता भी है तो दो चीजें एग्जिस्ट करती है, एक तो क्रेडिट वाला और क्या, ट्रांसफर वाला। और मैं आपको समझा दूं, जब भी कभी क्या होता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन की बात आती है, नॉन इन्वॉल्विंग कैश की बात आती है, सर ये एक मात्र ऐसा वाउचर है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसफर वाउचर। क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांसफर वाउचर। जी हाँ, जिसके अंदर क्या होता है नॉन कैश क्या होता है ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती है, किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट अगला बच्चे असर्शन रीजन में। देखो बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान सुनो। क्या स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड थ्रू द मैनेजमेंट अकाउंट आर हेल्पफुल इन क्या होता है डिसीजन मेकिंग, जी हाँ प्रोसेस। देखो जो स्टेटमेंट होती है प्रिपेयर्ड होती है किसके थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू, अकाउंट आर हेल्पफुल इन क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो आप स्टेटमेंट्स बनाते हो, जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो, बेसिकली सर क्या होती है वो अकाउंट मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। उन्होंने क्या रखा है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट अकाउंट्स। जहाँ जो अकाउंट मैनेजमेंट हमें इन्फॉर्मेशन देता है सर, इस फाइनेंशियल भी सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी सकती है। बिल्कुल सही बात है, यानी मैनेजमेंट अकाउंट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे डिसीजन मेकिंग होगी, ऑब्वियस सी बात होगी। और इसके अंदर ना फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही चीजें क्या होती है बेटा, शामिल होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो आपका असर्शन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है एंड रीजन भी क्या है, बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं रीजन इस बात की सही पुष्टि करता है कि असर्शन एकदम क्या है, करेक्ट है। क्योंकि भाई साहब अकाउंट मैनेजमेंट जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है उसके अंदर बेटा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बोथ आर क्या होती है, इंक्लूड होती है। इसका मतलब गुरुजी क्या हो गया, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या होगा, ए, महाकाल के नाम पे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला बेटा गुडविल इज क्या करना बच्चे, यहाँ पे क्या करना हमारे से कि गुडविल इज क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस और या पर्सनल अकाउंट। मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना सब बच्चे, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। अगर मैं गुडविल की बात करूं तो गुडविल सर जी क्या है, गुडविल सर गुडविल एक असेट्स है। कैसे बेटा, एक असेट है। जी हाँ सर जी, एक असेट है। माना कि एक इंटेंजिबल असेट्स है, माना कि क्या बेटा एक इंटेंजिबल असेट्स है, लेकिन असेट्स तो गुरुजी असेट्स होती है। और जितनी भी असेट्स होती है मेरे भाई क्या होती है बेटा, रियल। क्या होती है मेरे बच्चे, रियल। तो इसका मतलब गुरुजी हमारा ये कौन सा अकाउंट हो गया, डेट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो रही है, क्या मेरी बात सबको क्लियर है कि नहीं है, बताइए जल्दी जल्दी बोलिए। क्या सब बच्चों को मेरी बात क्लियर हो रही है तो बोलो, बोले क्लियर है मेरी बात, पक्का पक्का देख लो। चलो जी, वेरी गुड। अगला What shall be the amount of capital, बहुत ध्यान सुनना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। What shall be the amount of capital if cash 5,000, furniture 12,000, stock 30,000,
क्रेडिटर्स कितना है 6000। एक बात सुनो बहुत ध्यान से, हमें अमाउंट ऑफ कैपिटल पूछ रहा है भाई, ऑब्वियस बात है गुरुजी, आपने हमें एक बात समझा रखी क्या कि जितनी भी असेट्स होती है यानी कि टोटल जो असेट्स होती है हमारी, डेट इज कॉल्ड क्या होता है गुरुजी, वो होती है डेट इज कॉल्ड कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होती है। ये बात तो आप जानती है अकाउंटिंग के क्वेश्चन में। असेट्स में क्या क्या आएगा सर जी? हमारा कैश भी इंक्लूड होगा, है ना भाई। हमारा क्या इंक्लूड होगा गुरुजी? फर्नीचर इंक्लूड होगा, कितने का? 12,000 रुपये का, है ना। हमारा असेट्स भी इंक्लूड होगा, कितने का गुरुजी? 30,000 रुपये का। चलो ये तो हमारी होगी टोटल असेट्स। अगर मैं बात करूँ कैपिटल तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर मैं लायबिलिटी की बात करूँ तो लायबिलिटी में गुरुजी मेरे क्या आएगा सर जी? हमारा आएगा क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हमारे कितने गुरुजी? 6000 के हैं। तो मेरे बच्चों बड़े ध्यान सुनो, ये कितना होगा सर जी? हो गया 42 और 5 नहीं 42 और 5 कितना? 47, 47,000। कितना हो गया? 47। क्योंकि मुझे कैपिटल की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा, और इससे मुझे मेरे क्या मिल जाएगा? कैपिटल। क्या मिल जाएगा बेटा? कैपिटल। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैपिटल की, दैट इज कॉल्ड 47 में 6 क्या? कितना गया? 41,000। ये मेरी क्या आ गई बेटा? कैपिटल आ गई महाकाल के नाम पे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स है, क्वेश्चन आना ही आना, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये पक्का आएगा ही। ठीक है जी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बेटा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? पक्का पक्का देख लो, बाद में मत बोलना गुरुजी ये हो गया, गुरुजी वो हो गया। हाँ बता दिया मैं तुम्हें पहले, बाद में मत बोलना मेरे भाई। चलो जी आगे देखो, नेक्स्ट कहता है परचेज ऑफ मशीन बाय द कैश मीन्स। अगर आप परचेज ऑफ मशीन करते हो किससे? कैश मीन्स। क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब है इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट्स। बिल्कुल सही बात है। द डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। बिल्कुल गलत बात है। इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन लायबिलिटी। भाई साहब एक बात समझो, आपने मशीन को खरीदा किसमें? कैश में खरीदा है। इसका मतलब आपकी कैश, आपकी एक एसेट्स बढ़ रही है, एक एसेट्स आपकी घट रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन एसेट्स और क्या? डिक्रीज इन एसेट्स। क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, ये वैरायटी पक्का आएगी आएगी, चाहे लिख लो आप, लिख लो, ध्यान सुनना। ठीक है, अगला सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर कैश मेमो, बोथ कैश मेमो एंड इनवॉइस, नाइदर कैश मेमो नॉर इनवॉइस। भाई साहब ये दोनों ही होते हैं। जी हाँ, कैश मेमो भी होता है, इनवॉइस भी होता है। कैश मेमो कब बनता है सर जी? कैश मेमो तब बनता है जब हम लोग किसी भी संपत्ति को, जब किसी भी सॉरी संपत्ति, जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन को किसमें करते हैं? कैश में करते हैं। और जब हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन को गुड्स वाली किसमें करते हैं? क्रेडिट में करते हैं, तो हम क्या करना था? इनवॉइस करना था, इनवॉइस। ठीक है, ठीक है, नाना नाम। चलो जी अगला कहता है इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड, क्या कहता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस ओनली, बैलेंस शीट ओनली, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओनली। सर एक बात करूं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट में केवल क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इंक्लूड होता है ओनली। ट्रायल बैलेंस इंक्लूड नहीं होता है, बैलेंस शीट इंक्लूड नहीं होती है। ट्रायल बैलेंस किस में आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा। बैलेंस शीट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। किसके नाम पे? महाकाल के नाम पे। ठीक है जी, चलो जी अगला। बेहतरीन चल रहा है एकदम, मामला जबरदस्त चल रहा है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन। इनमें से देखो, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं अभी आपसे कम से कम लगा लो 35 मार्क्स की थ्योरी आपकी मिड हाफ ईयरली में आने वाली है, यानी कि मिड टर्म में। अगर मैं बात करूँ बेटा मिड टर्म के अंदर आपकी कितनी आने वाली है? जी हाँ, कितने आने वाले? 35 मार्क्स की थ्योरी आने वाली है। तो थ्योरी को आपको बिल्कुल भी जरा सा भी नेगलेक्ट करना नहीं है, थ्योरी को आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि नहीं सर थ्योरी नहीं, हम सिर्फ न्यूमेरिकल से पास हो जाएंगे, तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं, आपको जरा सा भी सोचना, आपको थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों लेके साथ में चलना पड़ेगा। किसके नाम पे? महाकाल के नाम पे। ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से वो कौन सा है जो अकाउंट का लिमिटेशन नहीं है? नहीं है। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सर जी बिल्कुल सही बात है, ये भी लिमिटेशन है बिल्कुल। हाँ, अगर आप पढ़ना अपनी बुक के अंदर तो आपको पता लगेगा अकाउंटिंग से कन्वेंशन के ऊपर जाते हैं, पर्सनल के ऊपर नहीं है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है बहुत बारी। ओमिशन होता है किसका? ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है? इनवोर मारता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एविडेंस, एविडेंस इन लीगल मैटर, इट इज नॉट अ लिमिटेशन, इट इज मेरे बच्चे एक तरह से एडवांटेज होता है। ये एक तरह से एडवांटेज होता है, एक तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी मैटर में फंस जाते हो, अगर आप किसी लीगल मैटर में फंस जाते हो जहां पर बेटा ये लगता है कि भैया आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका अकाउंट्स है, जो आपने टैक्स भर रखा है वो गलत भर रखा है, तो उस काम उस समय आपका क्या काम आएगा? उस समय आपका यही काम आएगा धनाना। ठीक है जी, क्लियर है पक्का? देख लो आगे बढ़े। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो ध्यान से आ जाओ। अब देखो ध्यान से क्या कहता है। अब मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट, अगला ध्यान सुनना। अब अगला देखो क्या कहता है गुरुजी। अगला कहता है हमारे से रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल सर, इम्पर्सनल मेरे बच्चे, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके,
डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। बेटे मैं चाहता हूँ अगर हम बात करें ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट एंड ऑल गेन्स एंड डेबिट व्हाट गोज आउट एंड क्या क्रेडिट व्हाट क्या कम्स इन। ओह माय गॉड, बिल्कुल गलत हो गया, तो बहुत गलत हो गया। ठीक है, क्या डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। भाई साहब अगर हम बात करें इम्पर्सनल की, जो पर्सनल नहीं होता है, जो पर्सनल नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है पर्सनल नहीं होता है। यानी कि अगर हम बात करें रियल को लेके बात करें, ठीक है, सॉरी इम्पर्सनल की बात करें, हम बात करें इम्पर्सनल की अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट इसमें इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड होता है, रियल अकाउंट इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑल डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ठीक है, एंड डेबिट व्हाट क्या आएगा गोज आउट, क्रेडिट व्हाट क्या आएगा कम्स इन। ना 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 ना, ये नहीं होता, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट क्या आएगा गोज आउट होता है। ठीक है जी, ध्यान रखना बात को, ठीक है जी, ध्यान रखना बात को। आज रिपीट मार दिया, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया कि डेबिट व्हाट क्या आएगा गोज आउट, नहीं यहाँ पे था कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट क्या आएगा गोज आउट, ये आएगा कम्स इन, थोड़ा ठीक है ना, कम्स इन। ठीक है भाई, इस बात को लोग ध्यान रखना, ठीक है जी, ध्यान रखना। दैट इज कॉल्ड इम्पर्सनल। नॉमिनल सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल की बात करता तो शायद मैं किसकी बात करता, सिर्फ मैं बात करता ऑल डेबिट, ऑल एक्सपेंस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। लेकिन उसने बात करी जैसे इम्पर्सनल की बात की, तो इम्पर्सनल में पर्सनल अकाउंट को छोड़ देने के रियल और नॉमिनल दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, ध्यान रखना, बार बार दोहराओ। अगर बात करें नॉमिनल की बात करें तो बात अलग हो गई, तो भैया क्या हो गया, डेबिट बराबर किसके हो गया एक्सपेंस के, और जो हमारा क्रेडिट किसके बराबर हो गया वो गेन्स के। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रियल को भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा इम्पर्सनल। क्या बन जाएगा इम्पर्सनल, यानी गुरुजी जो पर्सनल नहीं होता है। ठीक है, जो पर्सनल नहीं होता है। आइए अगला, व्हेन अ टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट। अब तुम सोच रहे हो सारे एमसीक्यू कराओ, नहीं एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू जो आपके पेपर में आने ये वो वाले हैं और अभी न्यूमेरिकल भी आने हैं, टेंशन ना लो बाबू। ठीक है, व्हेन अ टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट exceed the total of its credit side, the account is said to be have debit balance, none of this, debit as well as credit balance नहीं, बिल्कुल सर, that is called डेबिट बैलेंस। क्या कहलाया बेटा, डेबिट बैलेंस कहलाया, क्योंकि सर अगर मान लीजिए अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा है सर, उसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, या फिर बोलेंगे क्या बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। ठीक है, मतलब सॉरी लेजर के अंदर जो बैलेंस निकालते हैं उसको हम बैलेंसिंग कहते हैं, लेकिन अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा आता है तो हम क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान सुनने से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ, मैं आई रिपीट मैं बोल रहा दोबारा, वैसा बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान सुनो, कहता है हमारे से क्वेश्चन कहता है कि अब बिजनेस परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख। एक बिजनेस ने गुड्स परचेज करे 2 लाख रुपए के एंड सोल्ड 75% ऑफ सच गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। द मार्केट वैल्यू ऑफ क्या रिमेनिंग गुड्स वाज कितना, 43,000। 75% बेच दिए, बाकी जो रिमेनिंग गुड्स बचे उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 43। अकाउंटेंट वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक एट क्या आएगा, कॉस्ट अकॉर्डिंग टू हिम। जी अकाउंटेंट ने जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू कैलकुलेशन करी है कॉस्ट पे करी है, बिल्कुल सही बात है, कॉस्ट पे करनी चाहिए, मार्केट वैल्यू पे नहीं करनी चाहिए, या फिर मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट वैल्यू। आई रिपीट, मार्केट वैल्यू फिर कॉस्ट वैल्यू, दोनों में से जो उनसे भी क्या होगा, कम होगा, हम उस पर क्या करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं, फिर उस पर हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है मेरी बात, नहीं क्लियर है, पक्का देख लो, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, आगे देखो, कहता है ऑनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंड ऑफ हिज कैपिटल। बिल्कुल सही बात है, तो करते करते हैं, बिकॉज ऑफ क्या आएगा, सेपरेट, ये किसके थ्रू होता है सर जी, होता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी की वजह से। आई रिपीट माय डियर, ये किसकी वजह से होता है सर, ये होता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी की वजह से। क्या होता है बच्चे, जी हाँ, ये क्या होता है, माना जाता है कि बिजनेस अलग है और मालिक क्या है, अलग है। उन्होंने कर रखा है ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू और पर्टिकुलर पीरियड शुड बी चार्ज क्या आएगा अगेंस्ट दैट रेवेन्यू टू बी डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है, नेट इनकम। भाई जितना भी खर्चा मैंने किसी भी इनकम को कमाने के लिए क्या है, जितना भी खर्चा मैंने किसी भी इनकम को कमाने के लिए क्या है, उस खर्चे को मैं उस इनकम में से माइनस कर दूंगा ताकि मुझे क्या मिल सके, ताकि मुझे नेट इनकम मिल सके। क्या बात क्लियर है मेरी, पक्का क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाइए, चलिए अगला, महाकाल के नाम पे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई जोश भरा रहना चाहिए, एकदम जोश। भाई कॉमर्स के बच्चों आग लगा देनी तुम्हें पेपर में, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, बस अपने ध्यान और ज्ञान दोनों में फोकस रखना, और कभी भी अकाउंट्स के पेपर में ये मान के चलना कि तुम्हारे से आगे वाला शायद तुम्हारे से ज्यादा बुद्धू हो सकता है और तुम्हारे से पीछे वाला और ज्यादा बुद्धू हो सकता है। तो वह अपने ऊपर भरोसा रखो, कॉन्सेप्ट फॉलो करो, जो तुम्हें आता है उसको ध्यान रखो, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना तुम्हें। ठीक है, आगे आओ, नेक्स्ट देखो आंसर क्या क्या बेटा हमारे से। हाँ जी, आगे आगे आगे
कहता है अब बिजनेस परचेस गुड्स रुपीज कितना है, ये वही है क्वेश्चन देगा, ठीक है। 2 लाख रुपए का है, 75% हमने बेच दिया, 43 बचा हुआ है। अकाउंटेंट वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक इट्स कॉस्ट, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट वॉलेटेड इन द क्या अबव क्या सिचुएशन। देखो ध्यान से सर, अगर हम बात करें तो उसने क्या काम करा कि जो रिमेनिंग स्टॉक था 43,000 का, उसने क्या काम करा 43,000 पे क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, किसके बजाय बेटा, कॉस्ट की बजाय, मतलब कि उसने मार्केट वैल्यू पे, उसने मार्केट वैल्यू पे क्या कर रहा, मतलब कि उसने कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लिया। एक बात सुनो, अगर मैं बात करूं 2 लाख का 25% तो स्टॉक बचा, 2 लाख का कितना था 25%, तो भैया कितना आ गया, 1 2 25 दूनी 50, यानी कि 50,000 का स्टॉक आ गया, ठीक है। तो एक बात समझो इधर बात को, वो पूछ रहा है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट वॉलेटेड इन द अबव केस, इस अबव केस में क्या हुआ मेरे बच्चे, ये हमने काम कर लिया। द मार्केट ऑफ द रिमेनिंग गुड्स वाज का 43,000। अगर आप समझे भाई मार्केट वैल्यू कितनी है 43, कॉस्ट वैल्यू कितनी है 50, बंदे ने उसको कॉस्ट वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लिया। भाई साहब कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहता है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट से पहले लॉस के बारे में सोचो, यानी कि आपको हमेशा किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना है तो हमेशा किस पे करना है, कम वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, ज्यादा वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना। अगर हम यहाँ पे देखें तो 43,000 क्या हमारी मार्केट वैल्यू है और हमारी कॉस्ट वैल्यू कितनी 50 है, तो हमें अगर क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना था तो हमें 43 पे रिकॉर्ड करना था, हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया, कॉस्ट को मतलब हमने इस पे 50,000 पे रिकॉर्ड कर दिया, जो कि हमारा क्या गलत है, हमें कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करना है। इसका मतलब हमने कंजर्वेटिव प्रिंसिपल की अवहेलना कर दी। बात क्लियर है, निकले रहे पक्का। चलो जी आगे आओ। नेक्स्ट, अंडर द विच कॉन्सेप्ट ऑनर ऑफ द बिजनेस, बड़े ध्यान सुनना, अंडर द विच कॉन्सेप्ट ऑनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्या है बेटा, क्रेडिटर टू एक्सटेंड ऑफ हिज कैपिटल। बड़े ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना याद को, कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम लोग मालिक को एक क्रेडिटर के रूप में मानते हैं बिजनेस का। अभी मैंने समझाया था आपको बिजनेस एंटिटी, क्या समझाया था बेटा, बिजनेस एंटिटी वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। हमेशा हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना होता है, ना कि क्या मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि हमेशा हमें क्या सोचना पड़ता है, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ता है, ना कि क्या जी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, ना कि किसके, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला, when goods are returned to supplier, ठीक है, to supplier assets and are by same amount। सर जी एक बात सुनना से, गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, अगर हमने सर क्या करा, हमने गुड्स किसको वापस करे, सप्लायर को वापस करे, असेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है, आर क्या होंगी, सेम। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैंने गुड्स वापस करा सप्लायर को तो मेरी असेट्स और लायबिलिटी दोनों में फर्क पड़ेगा। पूछो कैसे, मैंने माल किससे खरीदा होगा, सप्लायर से, सप्लायर में क्या होगा, लायबिलिटी, माल क्या होगा, असेट्स, तो असेट्स और लायबिलिटी दोनों फर्क पड़ेगा। साथ साथ जब मैंने माल वापस कर दिया, असेट्स भी कम हो जाएगी और लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो असेट्स भी क्या होगा, कम होगी और लायबिलिटी भी क्या होगा, कम होगी। जी हाँ, दोनों ही कम हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड बी, सॉरी गलत हो गया ये, दैट इज कॉल्ड सी, लायबिलिटी और क्या आएगा, डिक्रीज, ठीक है, लायबिलिटी और क्या होगा, डिक्रीज। था दोबारा समझा रहा हूँ, गुड्स जो होते हैं अगर मैंने सप्लायर से खरीदे हैं तो मेरे बच्चे, मेरे बेटे उनको हम अगर वापस करते हैं तो हमारी संपत्ति भी कम होगी, हमारी लायबिलिटी भी कम होगी। तो डिक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन क्या आएगा, लायबिलिटी, ठीक है ना। तो असेट्स एंड लायबिलिटी आर क्या आएगा, डिक्रीज बाय सेम अमाउंट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड असेट्स। अरे भाई साहब इनमें से कौन सा फिक्स्ड असेट्स नहीं है सर, ये एक तो ये नहीं है, बैंक बैलेंस भी करंट असेट्स होता है, और एक क्या हो गया बेटा, हमारा गुडविल हो गया। तो अगर हम बात नहीं गुडविल नहीं, सॉरी ये तो फिक्स असेट्स में आता है लेकिन इनटेंजिबल में आता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें, एक ही बात करें तो शायद सही होगा, क्योंकि बैलेंस विद बैंक सर हमारा क्या करंट असेट्स में आता है, ना कि फिक्स असेट्स में आता है। गुडविल सर आता है लेकिन इनटेंजिबल किस में आएगा, फिक्स्ड असेट्स में आएगा, ठीक है जी। ध्यान ऑप्शन नंबर ए ओनली। चलिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 25,000 प्लस 12% IGST, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिट बाय द सेल्स अकाउंट। अरे एक बात सुनो, सेल्स होगा अगर आप एंट्री बनाओगे, एंट्री बनाओगे, आपने एंट्री बनाई यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। बड़े ध्यान सुनना, 2 बच्चे क्या बनाएंगे आप लोग, सेल्स, 2 क्या आएगा सेल्स, और 2 बच्चे क्या आएगा यहाँ पे IGST, 2 क्या आएगा IGST। ऐसे जो बनाओगे एंट्री, क्या बनाओगे, अगर आपसे कोई पूछे, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, गुड सोल्ड फॉर कैश 25,000 प्लस GST, अब ले भाई साहब प्लस GST, तो यानी कि 25,000 रुपये का माल हमने GST बेचा, सर जी कितना, 25 छिंगा 150, यानी कि 1500 कितना गया, 3,000 रुपये, और ये टोटल अमाउंट कितना गया, 28,000 रुपये। बच्चे यहाँ पर गलती कर देंगे, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा, सेल्स अकाउंट पूछा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी,
25,000। कितना बेटा 25,000, ठीक है। बल्कि बिना एंट्री के भी कर सकते थे हम तो से, लेकिन मैंने आपको एंट्री क्यों करके दिखाई, ताकि आपको पता लग जाए गलती से क्वेश्चन में ये बोलते बताइए कैश में कितना अमाउंट आया तो तुम 25,000 कर दोगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पास जर्नल एंट्री फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, बहुत आना अमृत, बहुत आना सुनना, पास जर्नल एंट्री फॉर द परचेज ऑफ गुड्स बाय अमृत दिल्ली फ्रॉम क्या एड जेल, ठीक है, एड जेल पेन खरीद रहा है दिल्ली फॉर कितने 15,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट कितना आएगा 3%। CGST SGST इज लिव्ड 6% ईच, इन दोनों में कितना लग रहा है 6% लग रहा है। CGST SGST एज्यूम पेमेंट इज मेड एट द टाइम ऑफ परचेज, आपको जर्नल एंट्री बनानी है। इसको करने का तरीका समझो, देखो तरीका समझाता हूं मैं आपको। पहले तो तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा, सबसे पहले आपका लिखोगे यहाँ पे आएगा लिस्ट प्राइस, क्या आएगा यहाँ पे लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना करो जी हमारा 15,000 रुपये, कितने का बेटा 15 का, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, लेस क्या आएगा यहाँ पे, कितना परसेंट डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, सर जी 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले आप क्या माइनस करेंगे सर जी, पहले मैं माइनस करूंगा 10% का ट्रेड डिस्काउंट, जो कि मेरा कितना अमाउंट आ गया 1500। अगर मैं माइनस करूँ यहाँ पे कितना आएगा सर जी, अमाउंट आएगा मेरा 13,500, ठीक है, कितना आएगा 13,500, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो बहुत ध्यान से, इसके अंदर कैश डिस्काउंट भी है, और एक बात ना, कैश डिस्काउंट जो बेटे कभी भी किस पे नहीं लगता, जी हाँ GST पर नहीं लगता, ठीक है, GST पर नहीं लगता। तो अगर मैं बात करूं, बंदे ने जो कैश पेमेंट करी है वो कितनी करी बेटा 13,500 करी है। तो बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, पहले इसमें मैं क्या जोड़ दूंगा CGST, ठीक है, प्लस बोलो क्या आएगा मेरा बच्चे SGST, एट द रेट क्या आएगा 6%, एट द रेट बोलो कितना आएगा 6%। अगर मैं इसका 6% निकालूं, जरा एक बार निकाल के देखता हूँ कितना है 6%, रुकना जल्दी जल्दी करता हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे आ गया 13,500 का 6% निकाला भाई साहब, ये आ गया 810, और ये कितना आ गया 810। तो 0 2 8 5 13, 13 और 8 21 का एक हासिल लगा 2 15, ये आ गया। लेकिन अब मुझे क्या माइनस करना सर जी, मैं जो माइनस करूंगा कैश डिस्काउंट। तो बेसिकली जो कैश डिस्काउंट माइनस होगा, किसका माइनस होगा, कैश पेमेंट का। किसका माइनस होगा बेटा, कैश पेमेंट का। कैश पेमेंट मेरी कितनी है 13,500 कैश पेमेंट है, जिसका कितना परसेंट निकालूंगा मैं 3%। तो 3% मेरे भाई कितना आ रहा है जी हाँ 405 रुपये, कितना गया 405 रुपये। और मैंने इसमें से माइनस करा 15,120 में से 405, तो 14,715 रुपये, ये आएगा नेट अमाउंट, दैट इज कॉल्ड नेट, दैट इज कॉल्ड नेट क्या आएगा अमाउंट, ठीक है, नेट अमाउंट। बताइए क्लियर होगी मेरी बात, ध्यान रखना। पहले तरीका क्या है, पहले तरीका मेरे बच्चे ये है कि आपको क्या माइनस करना है सर जी, पहले हमें माइनस करना है क्या ट्रेड डिस्काउंट, फिर हमें क्या करना है CGST SGST प्लस करना है, फिर हमें निकालना है कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट में किसका निकालूंगा, जो अमाउंट मेरा क्या आएगा ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद आएगा, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने पेमेंट करी, हम परचेज कर रहे हैं, हम परचेज करें तो एंट्री क्या बनेगी, आ जाओ एंट्री में नहीं बनेगी भाई, दैट इज कॉल्ड परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज पे कौन सा GST लगता है सर जी, इनपुट CGST, दैट इज कॉल्ड इनपुट क्या है CGST अकाउंट डेबिट। फिर बोलो क्या आएगा सर जी, इनपुट बोलो क्या यहाँ पे SGST, क्या है बेटा SGST, ठीक है, ठीक है, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, और क्या आएगा ये भी डेबिट। और 2 बच्चे में क्या लिख दूंगा, 2 आएगा गुरुजी कैश, 2 क्या आएगा कैश, और साथ साथ मुझे क्या मिला है डिस्काउंट, 2 क्या मिला है गुरुजी डिस्काउंट, 2 क्या मिला डिस्काउंट। अब बड़े ध्यान सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनना, बड़े प्यार सुनना भाई। अमाउंट कितना है परचेज का सर जी, अमाउंट है परचेज का 13,500 का, ठीक है 13,500 का। उसके बाद गुरुजी कितना आ गया मेरे पास GST 810 का GST, 810 का GST। फिर क्या है मेरे भाई सर यह अमाउंट 14,715 रुपये। फिर क्या है गुरुजी हमारे पास आ गया 405 रुपये। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, ये हमारा क्या गया गुरुजी नेट अमाउंट, ठीक है। बताओ क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, बोलो क्लियर है। ये हमारा गुरुजी क्या है मेन मुद्दा है, बताओ सिंपल है, पक्का ना, देखो सिंपल है ना, देखो जी ये देखो। चलिए अब हम करेंगे बेटा रिकॉर्ड। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या है, अब हमें कैश बुक का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, भी गजब का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको बड़े ध्यान सुनना पड़ेगा और बड़े प्यार समझना पड़ेगा, ठीक है। कहता है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ कैश बुक विद अ कैश बुक एंड क्या बैंक कॉलम। मतलब ये होगा सर जी हमारे पास जो दे रखी है सर दैट इज कॉल्ड डबल कॉलम, क्या है भाई दैट इज कॉल्ड यहाँ डबल कॉलम कैश बुक है। और एक बात सुनना, कैश बुक आपका इतना ईजी आएगा, कैश बुक आपका इतना ईजी आएगा, मतलब इतना टफ नहीं आएगा इतना आप सोच रहे हो, ठीक है। ये मत सोचना गुरुजी बहुत टफ आएगा, गुरुजी आपने बहुत टफ कैश बुक आएगा जो कि हमें TS ग्रेवाल के अंदर दे रखा है, ना ना बिल्कुल ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। पहले जरा क्वेश्चन को समझेंगे और ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो
कहता है ओवरड्राफ्ट और इन हैंड, हमें इधर का 1 जनवरी 2017 का ओवरड्राफ्ट और इन हैंड। सर ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस है, क्या मेरे बच्चे, हमारा ओपनिंग बैलेंस, डेट इज कॉल्ड हमारा, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है ठीक है, ये हमारा क्या बेटा ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अच्छा ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होगा सर, ये बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, और कैश इन हैंड का मतलब क्या होगा, ये कैश के क्या है, जी हाँ डेबिट बैलेंस है, ठीक है जी। चलिए तो पहले इसका काम करते हैं, पहले हम लोग सर क्या कहते हैं इसका बैलेंस लिख देंगे ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। तारीख कौन सी तारीख है सर, ये 1 जनवरी, लो जी यहाँ पे आ गया 1 जनवरी, ठीक है। थोड़ा सा भाई थोड़ा फुल्ला फुल्ला बनाना पड़ रहा है क्योंकि भाई पूरा का पूरा आएगा। 1 जनवरी को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सर, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस बीडी, टू बच्चे क्या आएगा बैलेंस बोलेगा यहाँ पे बीडी आएगा, ठीक है जी। कितना अमाउंट है मेरे भाई, चेक करो कैश में 2300 का, लो जी कितना का जी, कैश में कितना 2300 है, ठीक है जी। डैश यहाँ पे आएगा 1 जनवरी, ये भी क्या आएगा 2017 का है। सर इसका कौन सा बैलेंस रखा है मुझे, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होगा सर जी, ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया क्रेडिट का बैलेंस क्या है ज्यादा है, लो जी भाई साहब, लो जी भाई साहब कितना बैलेंस है क्रेडिट का सर, जिसका है 12,000 रुपये, कितना भाई साहब 12,000 रुपये। अब देखो क्वेश्चन बड़े प्यार से होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कोई क्वेश्चन का गुरुजी कब खत्म हो गया, ठीक है, बड़े ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। पहली एंट्री क्या कहता है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम 4,000 एंड डिस्काउंट अलाउड कितना का 200 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है, डिपॉजिट द अबव चेक इनटू द बैंक। एक बात समझो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान सुना मेरी बात को, बहुत ध्यान सुना। पहली बात तो डबल कॉलम के अंदर इस डिस्काउंट का कोई लेना देना नहीं है, हमें डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं होगा, हमें जो मतलब होगा सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए सर, हमें मतलब होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो चेक हमें राम से प्राप्त हुआ, कितने रुपए का 4,000 रुपए का। लेकिन ये चेक मैंने हैंड टू हैंड जमा नहीं करा, मैंने कब जमा करा 8 तारीख को जमा करा बैंक में। सर अगर मेरे को कोई चेक मिलता है जिसको मैं ऑन द स्पॉट जमा ना करके क्या करता हूँ नेक्स्ट डे जमा करूंगा, फिर आने वाले दिनों में जमा करूंगा, तो उस केस में उस चेक के लिए मैं क्या यूज करूंगा, चेक इन हैंड। क्या यूज करूंगा बेटा, चेक इन हैंड, ठीक है। यानी कि सर जी एंट्री क्या बनेगी मेरे भाई, एंट्री बनेगी हमारी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो मेरे बच्चे मैं यहाँ पे कहूंगा बैंक के डेबिट साइड में आऊंगा, कौन सी तारीख को 8 जनवरी को आऊंगा यहाँ पे, 8 जनवरी को आऊंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा था, टू का आएगा चेक इन हैंड, टू का आएगा बेटा चेक इन हैंड, ठीक है। और कितना अमाउंट आ गया सर जी, अमाउंट आ गया 4,000 का, ठीक है। अमाउंट कितना बेटा 4,000, क्लियर है क्लियर है ना। नेक्स्ट अगला देखो, अब कहता है बैंक्ड, बैंक कितने रुपए 200 रुपए, भाई बैंक ने क्या 200 रुपए, मतलब सर जी मैंने 200 रुपए कहाँ जमा करे, बैंक में जमा करे। इसका मतलब एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, आई रिपीट माय डियर, दैट इज कॉल्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो गुरुजी डेट क्या है, डेट है भाई हमारी 12 तारीख की, तो मैं यहाँ पर आओ 12 जनवरी को मैं क्या एंट्री बनाऊंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक के डेबिट साइड में आऊंगा, कितने रुपए लिखूंगा सर जी मैं 200 रुपए, और यहाँ पर लिखूंगा सी फॉर कॉन्ट्रा, यहाँ पर भी आऊंगा कब आऊंगा 12 तारीख को आऊंगा, ठीक है 12 तारीख को आऊंगा। यहाँ पे मैं क्या क्या लिखूंगा, बाय का है बेटा बैंक अकाउंट, और यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा मैं सी फॉर कॉन्ट्रा, कितने रुपए 200 रुपए। मतलब ये सी फॉर कॉन्ट्रा का मतलब हो गया जिस ट्रांजेक्शन के अंदर, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, जिस ट्रांजेक्शन के अंदर मेरे बेटे कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होंगे वो ट्रांजेक्शन हमारी क्या कहलाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री। और बैंक का मतलब यहाँ पे कहता है हमने 200 रुपए जमा करे तो कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया, तो बैंक के डेबिट साइड में किस नाम के, कैश के नाम से, कैश के क्रेडिट साइड में जाओ किस नाम से, बैंक के नाम से, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अरे कहाँ गया हम, हाँ ये रहा, हाँ जी देखिए ध्यान से क्या कहता है गुरुजी, कह रखा हमारे से रिसीव अ मनी ऑर्डर फ्रॉम गोपाल, हमको एक मनी ऑर्डर किससे प्राप्त हुआ, गोपाल से, कितने रुपए का 500 रुपए का। तो जो मनी ऑर्डर प्राप्त हुआ तो ऑब्वियसली बात है बेटा कहाँ पे जाएगा हमारा, वहां पे जाएगा, क्या बोलते हैं हमारा डेबिट साइड में जाएगा। तो 15 तारीख को आ जाओ यहाँ पे, डेट इज कॉल 15 जनवरी, डेट इज कॉल क्या टू गोपाल, टू का बेटा गोपाल, ठीक है। नहीं कैश में भी आता है वैसे मनी ऑर्डर तो, लेकिन मैं मान के चलता हूँ मैंने बैंक से मिल गया, मुझे किससे मिल गया, बैंक से, नहीं कैश में आता है मनी ऑर्डर, तो मनी ऑर्डर कैश में आता है मेरे ख्याल से, मनी ऑर्डर, हाँ एक्चुअली गांव में पहले मनी ऑर्डर चलते थे, तो 500 रुपये किसमें बेटा कैश में, किसमें आ गया कैश में, ठीक है कैश में। तो मतलब मनी ऑर्डर कैसे देते हैं, उससे देते हैं, लेटर वगैरह से देते हैं, ठीक है ना। चलो जी अगला देखो, नेक्स्ट बेटा मनी इज विड्रॉन है। तो मनी ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो पिक्चरों में देखा है कि हाँ लो जी, लो डाकिया घर पे आता है, लो जी भाई जी आपके मनी ऑर्डर आया है। तो बेसिकली मनी ऑर्डर के अंदर मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे कैश मिला होगा अकॉर्डिंग टू पुरानी पिक्चर है, ठीक है। कभी कभी पुरानी पिक्चरें भी अकाउंट सॉल्व कराती है, देख लो कभी कभी क्या होती है पुरानी पिक्चरें भी अकाउंट सॉल्व कराती है। तो मेरे भाइयों आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ कभी भी क्या होती है खराब नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपको ज्ञान देके चली जाती है। अब ये जो एंट्री थी मेरे दिमाग में कैसे स्ट्राइक कर गया एकदम पिक्चर के माध्यम से, क्योंकि मैंने पिक्चर में देख रखा था कि डाकिया आता है घर पे और बूढ़ी माँ को पैसे देता कि देखो माँ तुम्हारे बच्चे ने पैसे भेजे मनी ऑर्डर के थ्रू, समझे ऐसे। मनी इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज।
अभी आपने पैसा निकाला, सुनो, आपने पैसा सिर्फ निकाला, आपने 16 तारीख को सिर्फ पैसा निकाला है। आई रिपीट, आपने 16 तारीख को पैसा निकाला किससे? बैंक से। सुनना बहुत ध्यान से, आपने 16 तारीख को पैसा निकाला बैंक से, बैंक के ऑफिस के यूज के लिए, सॉरी बिजनेस के ऑफिस के यूज के लिए। भाई यूज तो नहीं किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार ही पूछा जाता है। अगर आप बैंक से ऑफिस के पर्पस के लिए पैसा निकाल रहे हो तो एंट्री बनने की हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। जी हाँ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताओ? टू बैंक क्या आएगा मेरे भाई? यहाँ पे क्या होता है? टू बैंक। जी हाँ, क्या लिख दोगे? C फॉर कॉन्ट्रा। और यहाँ पर भी क्या लिख दोगे मेरे? 6। जी हाँ, यहाँ पे आएगा बाय कैश। क्या है गुरु जी? बाय कैश। दैट इज कॉल्ड बाय कैश। यहाँ पे क्या लिख दोगे? C फॉर कॉन्ट्रा। ठीक है, क्योंकि सर इसके अंदर सिर्फ अभी पैसा निकाला है। पैसा सर निकाला, कितने रुपये निकाले गुरु जी? 300 रुपये। कितने निकाले बेटा? 300 रुपये। जी हाँ, कितने निकाले बेटा? 300। यहाँ पे कितना देंगे? 300। अब तुम कह रहे हो सर जी क्या इतना सिंपल आएगा? अरे भाई मैं बता रहा हूँ मिड टर्म में तो नहीं आएगा। तुम्हारी जो बुक है उस बुक के अंदर तुम्हें इतने हाई फाई क्वेश्चन दे रखे हैं, वो तुम्हें सीए बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो एग्जामिनर है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, जर्नली क्या करता है? वो एक ऐसा पेपर सेट करता है कि बच्चा उसमें 60% एवरेज मार्क्स ला सके। तो आपको अगर नॉर्मली पढ़ रखा हुआ आपने, अगर आपने सारे चैप्टर पढ़ रखे होंगे, आपने ढंग से चीज़ों को देख रखा होगा, तो मैं आपको गारंटीड बात दे रहा हूँ, आपको मैं लिख कर दे रहा हूँ भाई साहब, आपको 60 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने नॉर्मल पढ़ रखा है, अगर आपने अच्छा पढ़ रखा है तो 80 आउट ऑफ 80 लिया हुआ है, पक्का है, लिखित में ले लो चाहो तो। ठीक है, अब आगे देखो, कहता है बैंक चार्जेस। भाई बैंक चार्जेस का मतलब क्या होगा सर जी? बैंक ने चार्ज लगाया, बैंक ने चार्ज लगाया। जब बैंक आपके ऊपर चार्ज लगाता तो सर जी आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? बाय बैंक चार्जेस। जी हाँ, जब बैंक चार्जेस लगाता है तो बैंक चार्जेस क्यों लगाता है सर जी? बैंक चार्जेस इसलिए लगाता है क्योंकि वो आपको फैसिलिटी देता है। किस चीज़ की? बैंक की फैसिलिटी दे रहा है, तो इसके लिए वो आपके ऊपर चार्जेस लगाता है। तो ये चार्जेस क्या करते हैं? हमारे बैंक बैलेंस को कम करते हैं। ठीक है ना? कितना अमाउंट है? 20 रुपये का। अच्छा, नेक्स्ट एक हो रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना बेटा? 1000 का है। यहाँ पे दिखने मैं बता दूँ आपको, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा 1000 का बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है। तो भाई मेरे एक बात सुनना बहुत ध्यान से, अगर आपके ऊपर बैंक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लगा रहा है, बैंक लगा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लगा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि बैंक वाला आपके ब्याज ले रहा है, आपसे ब्याज ले रहा है, और ये ब्याज जो होता है आपके बैंक बैलेंस को क्या करेगा? कम करेगा। तो कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा, हमेशा ध्यान रखना। जी हाँ, कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में, यानी कि बाहर क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। कितना अमाउंट हो गया? 1000। क्लियर है? हो गया क्लियर? पक्का पक्का देख लो। आप देखो सब कुछ हो गया, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे गुरुजी? अब हम इसका टोटल लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे गुरुजी? टोटल लगाएंगे। चलिए टोटल लगा दो इसका, आइए लीजिए। लेकिन टोटल का तरीका वही होगा, बैलेंसिंग वाला केस। कैसे कैसे होगा? बैलेंसिंग वाला केस मतलब जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा दोनों तरफ हमेशा वही आएगा। ठीक है जी। चलो जी, कैश का तो ये साइड ज्यादा है, यानी कितना हो गया? ये हो गया 2800, 3100। कितना बढ़ गया? 3100 रुपये। ये कितना बड़ा? 3100 रुपये। और ये आएगा मंथ के एंड में, यानी कि 31 जनवरी 2017 को। ठीक है, डेट इज कॉल्ड बाय बैलेंस क्या आएगा? CD, बाय बैलेंस CD। ठीक है जी। तो 3100 में से हम 200 माइनस करें तो इसका अमाउंट कितना हो गया? 2900 रुपये। लेकिन अगर मैं बैंक की बात करूं, अगर मैं बैंक की बात करूं मेरे भाई, तो मेरा कौन सा बैलेंस ज़्यादा है? क्रेडिट का ज़्यादा है। तो यहाँ पे आ गया 12 और एक 13, 13,320। 13,000 कितना आ गया बेटा? 320। ठीक है जी, ये आ गया 13,000 कितना आ गया? 320। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर कितना आएगा? ये आएगा 31 जनवरी कितना आएगा? 17। यहाँ पे आप क्यों और क्या निकालोगे? टू बैलेंस क्या आएगा? CD। ऑब्वियस सी बात है, ये बैलेंसिंग लेजर की तरह है, ये लेजर की तरह मेरे बेटे, जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा दोनों तरफ वही आएगा। ध्यान रखना, दोनों तरफ वही आएगा। ठीक है भाई। तो 4000 और 200 माइनस कर दो इसमें से, 4000 गया, 9000 बच गया, 9120। ये आ गया 9120। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात? हो गया सिंपल, पक्का पक्का देख लो, है ना? तो देखो कितना सिंपल है, कितना सरल है। ठीक है मेरे भाई। तो देखो अब एक काम करते हैं हम लोग, अब एक काम करते हैं हम लोग बेटा, हम लोग बढ़ते किस पे? अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना? चलिए, और अगले क्वेश्चन को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अगर मैं देखो, हाँ भाई देखो आ गया आगे दोबारा आ गया थोड़ा। ठीक है, हाँ तो मेरे बच्चों अब हम एक काम करते हैं, हम लोग बढ़ते किसमें? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोग इसको पूरा रिवाइज कर लो, और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए बेटा थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, जो कि मिलने वाला है आपको अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मेरे बच्चों क्या करो? चैनल को सब्सक्राइब करो, महाकाल के नाम पे लाइक ठोको,
एंड प्लीज 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 कमेंट जरूर करना कि सर हमें किस टॉपिक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिर कोई इंपॉर्टेंट लाइव सेशन चाहिए। जो भी आप बच्चों की डिमांड होगी, मैं दोबारा यूट्यूब पे मैं बोलना यूट्यूब पर है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। जो भी बच्चों की डिमांड होगी उसके डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कराएंगे, आपके लिए सेशन लेके आएंगे, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों मिलते हैं किसमें, नेक्स्ट सेशन के अंदर, यानी कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और दिखते रहेगा क्रिएटिव स्टडी।